इंट्रो टू बिजनेस कर दे यार, रिकॉर्डिंग शुरू कर दे, मेरा पसीना दिखा सारों को। लेक्चर नंबर 6 शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ है कि हमारे पास अभी क्लास टेस्ट हुआ था, क्लास एक क्विज़ हुआ था, तो फिज़िकल वाले स्टूडेंट्स ने दिया है, जिन फिज़िकल स्टूडेंट्स ने भी दिया उनके लिए भी आज चलें डिस्कशन है ताकि उनके सामने आ जाए। तो हम ज़रा आज क्लास के शुरू के अंदर पहले उसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है जी। ये अलहदा रिकॉर्डिंग है, याद रखें ऑनलाइन वालों के लिए। इसकी डिस्कशन के बाद हम लोग लेक्चर की अलग से करेंगे, ठीक है जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे टेस्ट का। अ वेल थॉट आउट मिशन, ये सारे सारे ट्रू एंड फॉल्स हैं, ठीक है ना, एमसीक्यूज नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स हैं। अ वेल थॉट आउट मिशन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कहा था कि हमने पढ़ा था कि मिशन स्टेटमेंट के कुछ पर्पसेस हैं, याद है कुछ? वो 6-7 पर्पसेस मैंने आपको लिखवाए थे, जिसमें ये था कि आप लोगों को सारों को यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है ना, एथिक्स वगैरह सेट करना आसान हो जाते हैं, हाँ, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, गोल्स और ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग की एक बेसिस मिल जाती है, और दिस वाज पार्ट ऑफ इट, दिस इज ट्रू, ठीक है जी। इसको आपने ट्रू लिखना है। अगला क्वेश्चन है, अ मिशन स्टेटमेंट एड्रेसेस द फ्यूचर आउटलुक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, ये विजन स्टेटमेंट का काम था। विजन स्टेटमेंट जो फ्यूचर आउटलुक देखता है, मिशन स्टेटमेंट जो बेसिकली हमारा प्रेजेंट के अंदर एग्जिस्टेंस का पर्पस देखता है, ठीक है जी। तो ये फॉल्स है। अगला है, इन सिंपल टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स आर ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल टारगेट्स। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये कहता है जी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल टारगेट्स होते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? ऑब्जेक्टिव्स जो है ना ये ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ओवरऑल टारगेट्स जो होते हैं वो गोल्स होते हैं, ठीक है। गोल्स को फर्दर जिस वक्त हम लोग स्पेसिफाई करते हैं और उनको ब्रॉडर टर्म से हम लोग स्पेसिफिक टर्म्स के अंदर लेके आते हैं, फिर वो ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। हम लोग सिर्फ नेरेटिव टर्म से, यानी कि थियोरेटिकल टर्म से हम उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर लेके आते हैं, ठीक है ना, तब वो चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स बन जाती हैं। तो लिहाजा ये उलट इसने लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जबकि गोल्स जो हैं वो ज़्यादा ओवरऑल टारगेट आउट कर रहे होते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, इट वुड बी राइट टू से दैट बिजनेसेस एग्जिस्ट टू मेक द पब्लिक वेल्दी। बिजनेसेस का अल्टीमेट जिम्मेदारी वेल्थ के मामले के अंदर अपने शेयर होल्डर्स के साथ होती है, ना कि बाकी के स्टेक होल्डर्स के साथ। ये स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में क्या फ़र्क है अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बताया था कि हर शख्स जिसका किसी भी तरह का कोई भी गर्ज या मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है वो उसका स्टेक होल्डर है। शेयर होल्डर्स उनमें से एक हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स असल ओनर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है। तो बिजनेसेस वो एग्जिस्ट करते हैं अपने ओनर्स को वेल्दी बनाने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या बनता है? प्रॉफिट अल्टीमेटली शेयर होल्डर की वेल्थ बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जिस्ट करते हैं शेयर होल्डर को अमीर बनाने के लिए, ना कि जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक में से जो भी शेयर्स खरीद लेगा वो शेयर होल्डर बन जाएगा और हमारी जिम्मेदारी उसकी तरफ भी बन जाएगी, ठीक है जी। चलें अगली चीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग देयर परफॉर्मेंस इन अ प्रोवाइडेड बजट। ये सच है। मैंने आपको कहा था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिस तरह आर्मी है, जिस तरह कोई चैरिटीज हैं, ठीक है, जिस तरह कोई आपके एलडीए है या गवर्नमेंट है, ये सेल्स नहीं करते, ये कोई प्रॉफिट नहीं कमाते। इनके पास एक गिवन बजट होता है, हर साल का या हर महीने का या हर क्वार्टर का एक गिवन बजट होता है। उस बजट में रहते हुए इनकी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा काम करने वाले बन जाएं, ठीक है। तो ये चूंकि सेल नहीं कर सकते इसलिए प्रॉफिट वाला चक्कर इनके पास नहीं होता। ये नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं अगर प्रॉफिट नहीं कमाना? इनका एग्जिस्ट करने का मकसद होता है कि अपने सेक्टर में रहते हुए, अपनी इंडस्ट्री में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, और जब काम करना है तो फिर जाहिर बात है अगर ये सेल नहीं कर रहे तो इनके पास एक फिक्स्ड बजट होगा, तो उसमें रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये सच है, ठीक है जी, ये ट्रू है। अगली चीज़, बिजनेसेस, ये गौर से सुनना, ये ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं हो रही, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेसेस भी हो सकते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। लिहाजा बिजनेसेस हमेशा प्रॉफिट के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं।
बिजनेसेस में बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये फॉल्स है। बिजनेसेस आर ऑलवेज प्रॉफिट ओरिएंटेड, ठीक है जी, वरना वो बिजनेस नहीं है, वरना वो खैराती काम है, ठीक है जी। अगर आप उसको प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे तो फिर बच्चों ये बिजनेस नहीं है, फिर आप इसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हो, ठीक है जी। चलें अगली चीज, ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग इंक्लूड्स डेली या रेगुलर टास्क्स एंड टारगेट्स। ये सच है, मैंने आपको कहा था कि 3 तरह की आपकी डिसीजन मेकिंग्स होती हैं, या आपकी होती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ये लॉन्ग टर्म को देखती है। इस लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। कई तरह के उसमें हम हरबे इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के हम लोग शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग टैक्टिकल लेवल की भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर ये 5-10 सालों को देख रही है तो ये हर साल को देख रही होती है, लेकिन फिर इस काम को भी करने के लिए हमें रोजाना के एतबार से कोई ना कोई काम करना होता है, ठीक है ना। रोजाना के एतबार से, वो रोजाना के एतबार से जो डिसीजन मेकिंग होती है या फिर जो रेगुलर तौर पर डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है आपकी ऑपरेशनल। इतना बड़ा वो मैंने लिखा है ऑपरेशनल। वैसे हम अपनी पढ़ाई में वो से बहुत डरते हैं, जीरो से मिलता जुलता है, हाँ, तो जीरो से हमारी जान जाती है। चलें ठीक है जी। ऑपरेशनल जो है बेसिकली बच्चों वो डेली या रेगुलर बेसिस पे की जाने वाली डिसीजन मेकिंग होती है। अगली बात, मिशन स्टेटमेंट्स हेल्प इन इंप्रूविंग अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ग्रुप्स। ये सच है, मैंने एक पर्पज़ ये भी आपको बताया था कि हमारी मिशन स्टेटमेंट जिस वक्त हम लोग बनाते हैं तो हमारे मिशन के साथ हम ख्याल लोग हमारी सपोर्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। वो हम ख्याल लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस कर रहे होते हैं हम ख्याल लोग जो बाहर बैठे हुए उनकी सपोर्ट के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट हो गई, अगर गवर्नमेंट हमारे साथ हम ख्याल है तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे, ठीक है। अगर जनरल पब्लिक हमारे साथ हम ख्याल है तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे जो कई तरह के इदारे और तरह के हैं, कंपेटिटर्स भी हो सकते हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं। आप याद रखना, सब के सब क्या हैं, स्टेक होल्डर्स। इनका कोई ना कोई मतलब या गर्ज हमारे साथ जुड़ी हुई है, ठीक। बैंक्स हो सकते हैं। अगर हम लोग इनके ये हमारे अगर हम ख्याल हो गए हमारे मिशन के साथ तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो कहती है कि हम लोगों ने इन इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्री क्या चीज़ होती है और कंपनी क्या चीज़ होती है, कौन बताएगा, फ़र्क कौन बताएगा, हाथ खड़ा करना है। हाँ जी बेटे। इंडस्ट्री मतलब कि कंपनीज का कलेक्टिव फॉर्म कह सकते हैं इंडस्ट्री। आप काफ़ी हद तक ठीक हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़रा अल्फाज चेंज करके एक्सप्लेन करो। इंडस्ट्री की एग्जांपल दो। इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई। हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनीज क्या क्या होंगी। हाँ, उसके अंदर फॉर एग्जांपल निशात हो गई। हाँ, तो उसके अंदर की कंपनी शाबाश, सैफायर हो गई, ठीक है ना। मुख्तलिफ तरह के और हो गए, ये जो आपका गुल अहमद है, ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं, ये एक इंडस्ट्री में काम करती हैं, समझ रही है। उनका ताल्लुक एक इंडस्ट्री के साथ है। इंडस्ट्री कहते हैं ख़ास किस्म के सेक्टर को। टेक्सटाइल का सेक्टर है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, ठीक। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जी, ये मैन्युफैक्चरर्स इसके अंदर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये फाइनेंस इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री है, बैंक्स वगैरह का ताल्लुक इसके साथ है, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, हमारा भी ताल्लुक कुछ हद तक इसके साथ है, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की या फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये वाले लोग आ जाते हैं। तो कंपनीज अलग अलग कंपनीज होती हैं जो अपना अपना बिजनेस चला रहे होते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए। अब हर इंडस्ट्री की भी अपनी अपनी रेगुलेशंस होती हैं, लॉज होते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उसके अपने लॉज या रेगुलेशंस निकले हुए होंगे। इसी तरह बैंकिंग की जो इंडस्ट्री है उसके अपने लॉज या रेगुलेशंस निकले होंगे। स्टेट बैंक उसको अप्लाई करता है सारे बैंक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये बच्चों बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस वगैरह होते हैं। अगर आप अपनी इंडस्ट्री के आप इस तरह के कोई अपना मिशन स्टेटमेंट बनाते हो कि आपकी इंडस्ट्री के लॉज और रेगुलेशंस उसके साथ होते हैं तो आपके लिए आसानी है, ठीक है ना। आपकी इंडस्ट्री एज अ होल जो है वो आपका साथ देगी, गवर्नमेंट आपका साथ देगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है उसने पीछे एक इमरान खान के दौर के अंदर एक असूल निकाला कि हम लोग कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो है ना छूट देंगे, सोर्स नहीं पूछेंगे आपसे इनकम का, ठीक है ना। 25 दिसंबर में ख्याल में 2020 तक का शायद उन लोगों ने हमें टाइम दिया था कि जो भी शख्स जो है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहे, अपनी बिजनेसेस बनाना चाहे, कंपनीज बनाना चाहे, हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि उसका पैसा कहाँ से आया, ठीक है। तो अगर आप अपना मिशन स्टेटमेंट ये बनाते हो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक तरह की आसानी पैदा हो जाएगी कि गवर्नमेंट आपका इस वक्त साथ दे रही है उसके अंदर।
आसानियाँ दे रही है, आप इन्वेस्टर्स कहीं से भी लेके आ सकते हो, वरना आपको इन्वेस्टर्स की छानबीन करनी पड़नी थी कि पैसा तो लेके आ रहे हैं, पैसा कहाँ से आया। वो कहता है यार ये मैं तुझे कैश दे सकता हूँ, बैंक में नहीं दे सकता, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्यों भाई कैश क्यों दे रहे हो, बैंक में क्यों नहीं डाला हुआ? यार बस वो ऐसे ही, तुम्हें पैसे से मतलब होना चाहिए। इस तरह नहीं है, पैसे से मैंने इस पैसे को इस्तेमाल करना है तो मुझे तो बैंक में डालना पड़ेगा ना। बैंक वाले पूछेंगे कहाँ से आया, मैं कहूँगा आपसे आया, आपसे फिर वो पूछेंगे कहाँ से आया, मुझे तो आपने जवाब नहीं दिया, उनको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में नहीं होगा, इस वाले केस में गवर्नमेंट जो हमारे साथ खड़ी हुई है। ठीक है जी, तो ये आसानी हो गई। तो लिहाजा येस दिस इज़ ट्रू कि जिस वक्त हम अपना मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको बनाकर जिस वक्त हम शाया करते हैं तो हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें इसके थ्रू बाहर की दुनिया से सपोर्ट मिलेगी, अपने हम ख्याल लोगों से। ठीक है जी, चलिए अगली चीज़, गुड्स कैन बी हेल्ड एंड स्टोर्ड, ये सच है। गुड्स जो हैं, जो फिजिकल गुड्स होते हैं, उसको हम पकड़ भी सकते हैं, उनको स्टोर भी कर सकते हैं, सच है। वेयर एज सर्विसेज आर रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोवाइड की जाती हैं, शाबाश। सर्विसेज आर रेंडर्ड एट द टाइम दे आर यूज्ड, ये सच है। हाँ, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, एक मैं कई बड़े अक्लमंद किस्म के बीच में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो कहता है कि सर कॉल करना जो होता है ये एक सर्विस है ना, टेलीकम्युनिकेशन। अगर आप यू फ़ोन की सिम इस्तेमाल करते हो, जैज़ की सिम इस्तेमाल करते हो, तो ये बेसिकली कॉल जो है ये बेसिकली एक सर्विस है। अरे सर हम उसको तो स्टोर कर लेते हैं, हमने इतने 500 रुपये का बैलेंस जो है वो रखवाया होता है, तो ये तो स्टोर हुई हुई है। आप कहते हैं सर वो आप पैक नहीं करवा सकते 5-6 कॉल्स। हमने कॉल्स नहीं पैक करवाई हुई बच्चों, हमने एक प्री पेमेंट की हुई है। क्या की हुई है? प्री पेमेंट की हुई है। हमने कॉल्स पैक नहीं करवाई हुई, हमने अपने पैसे उनके पास रखवाए हुए हैं कि भाई जब भी मैं आके कॉल लूं तो आप उसमें से काट लेना। जिस तरह आप अपने नाई को जाके कहो कि यार ये पैसे तू रख ले, ठीक है ना, 5,000 रुपए रख ले, हर दफा तू 500 रुपए मेरे से ले लेता है, ये 10 कटिंग्स के पैसे मैं तेरे पास पहले से रखवा रहा हूं, हर दफा हो सकता है कभी मैं बटवा लेके आऊं कभी ना लेके आऊं, ठीक है, तो तुम उसमें से काट लिया करना। इसका क्या मतलब है? आपने कटिंग्स पैक करवा के रख ली हैं 10 अदद? नहीं, कटिंग्स नहीं पैक करवा के रख ली, वो तो फिर आप जहां मर्जी होते उसको इस्तेमाल कर सकते थे कि जी बाल बड़े हो गए, वो यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाल बड़े हो गए, जेब से अपनी कटिंग निकाली और डाल दी ऊपर। नहीं, ये नहीं है, ठीक है। वो तो टेलीकम्युनिकेशन की एक नेचर है ना कि वो मोबाइल है, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मोबाइल घर में पड़ा हुआ है, आपकी सिम घर में पड़ी हुई है, सारा कुछ घर में, आप कहते हो कि यार मैं जरा वो पैक करवा के लानी है, पैक तो मैंने तो करवाई हुई है, पैक करवाई नहीं, पैक नहीं करवाई हुई, ठीक है। ऐसा नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन का टावर डाउन हो गया। क्या हो गया? टावर डाउन हो गया। आपने कहा शुक्र है मैंने पहले से खरीद कर रखी थी कॉल्स, मिल सकती है? नहीं, आपको मैंने तो महीना पहले ली थी कॉल्स, टावर अब डाउन हुआ है, मुझे क्या टेंशन है? ऐसा नहीं है, कॉल नहीं है बाप की होगी। लेकिन यही चीज़ फैक्ट्री, किसी दुकान की, किसी जो चीज़ें बनाते थे, कपड़े की फैक्ट्री थी खुदा ना खास्ता, वो बंद हो गई। कपड़े आपने पहले से खरीद कर रखे हुए थे, आप तो इस्तेमाल कर सकते हो ना। हाँ, ये फ़र्क अब आप समझ लो, ये फ़र्क है। समझ गए जी? चलें नहीं बेटे, इंडस्ट्री मैंने अभी आपको बताया है, इंडस्ट्री एक सेक्टर है मार्केट का जिसके अंदर आप काम कर रहे हो। गौर से सुनना, फर्म बेसिकली आप कंपनी के साथ रखो। कंपनी समझते हो क्या है? आपने एक बिजनेस खोला, अगर आप अकेले उसको चला रहे हो बिजनेस को अकेले, तो वो सोल प्रोप्राइटर होता है। क्या होता है? सोल का मतलब होता है अकेला, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, अकेला मालिक। अगर आप मुख्तलिफ लोग मिलकर चला रहे हो, आपने अपने साथ पार्टनर्स रख लिए, तो ये पार्टनरशिप होती है, इसको हम फर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, फर्म जब भी आप बोलोगे ना, हम लोग आमतौर पे कहते हैं ना सीए की, ऑडिट की फर्म है, अकाउंटेंसी की फर्म है, तो बेसिकली वो पार्टनरशिप होती है। हम आमतौर पे कंपनीज नहीं बनाते इसकी, ठीक है। अब जाके बाहर के मुल्कों के अंदर आज से कुछ साल पहले इसकी कंपनी बनाना अलाउड हो गया, वरना कंपनी बनाने की इजाज़त नहीं होती थी अकाउंटेंट्स को, ठीक है। उसकी एक वजह थी, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं बनाने की इजाज़त होती थी। उसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में पढ़ेंगे, वो था बेसिकली मुख्तलिफ तरह के, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स, ओनरशिप टाइप्स। क्या कहते हैं? हाँ, कंपनी के अंदर होते हैं, उसके ओनर्स को हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। फिर होते हैं थोड़े, अगर हों और उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड ना हो, तो वो होती है पार्टनरशिप या फर्म। एक अकेला हो, वो होता है आपका सोल प्रोप्राइटर, ठीक है जी, या इसको हम लोग सिंगल ओनर या सोल ओनर भी कहते हैं, ठीक है जी, सोल प्रोप्राइटर।
तो ये ओनरशिप की टाइप्स हैं। आपने कपड़े का काम शुरू किया, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे आपने पार्टनर्स के साथ शुरू किया, चाहे आपने कंपनी खोली, आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्री का हिस्सा हो। किसका हिस्सा हो? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हिस्सा हो। आपका ताल्लुक टेक्सटाइल की बिरादरी से हो गया। आप समझ लो इंडस्ट्रीज एक तरह की बिरादरी होती है, समझे, जो एक तरह का काम करने वाले लोग होते हैं। काम सारों का एक मुश्तरका नहीं है, साझा काम नहीं है, लेकिन एक तरह का है। सब एक तरह के काम करते हैं। एक कौन होते हैं जी, वो हम नहीं कहते कि यार ये नाई होते हैं, कहते हैं ना ये नाई होते हैं या फिर ये होते हैं। और क्या यार, उनकी बेसिकली काम एक थे, प्रोफेशंस एक थे। नहीं, उन प्रोफेशंस की वजह से वो इतने ज़्यादा मशहूर हो गए, वो प्रोफेशंस के नाम से ही उनकी जातें भी बढ़ गई, ठीक है ना। तो इस तरह सुन लो, ये लोहार होते हैं, ये नाई होते हैं, उन लोगों ने वो उनके जातें ही उस तरह से डाल दी कि इनका सदा से इसी प्रोफेशन के साथ ताल्लुक है, इनके ख़ानदानों का, ठीक है जी। तो ये बेसिकली बच्चों इंडस्ट्री और ओनरशिप स्ट्रक्चर के साथ फ़र्क होता है। ओनरशिप स्ट्रक्चर इज़ अ डिफरेंट थिंग। अच्छा जी, अगली चीज़ कहाँ थे हम लोग? हाँ जी, गुड्स आर टेंजिबल, ये सच है, यहाँ तक सच है। गुड्स आर टेंजिबल, आप छेड़ सकते हो गुड्स को। टेंजिबल किस चीज़ को कहते हैं बच्चों? जो फिजिकल एक फॉर्म रखती है जिसको हम छेड़ सकें। वेयर एज सर्विसेज कैन बोथ बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। गलत, सर्विसेज हमेशा इनटेंजिबल होती है, ठीक है। अगेन, अगर कोई शख्स ये कहता है कि सर आप एजुकेशन जो है एजुकेशन, या आप कहते हैं कि जी ये सर्विस है और सर्विस जो है वो इंटेंजिबल होती है, तो बुक्स क्या होती हैं? बुक एक प्रोडक्ट है, बुक एक डिफरेंट चीज़ है। बुक एक प्रोडक्ट, आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, आप इसको छेड़ भी सकते हो, लेकिन ये जो मैं आपको क्लास डिलीवर कर रहा हूँ ये एक सर्विस है, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। इसको आप जिस वक्त आपको ये बेसिकली डिलीवर हो रही होगी ना, आप उसी वक्त इसको इस्तेमाल भी कर रहे होगे, उसी वक्त, उसी दौरान आप इसको इस्तेमाल भी करोगे जिस वक्त आपको डिलीवर हो रही होगी, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। चलो अगली चीज, अ विजन स्टेटमेंट शुड स्टेट अ मैसेज दैट शुड बी क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक। विजन स्टेटमेंट जो हमारा फ्यूचर आउटलुक देख रही होती है, ठीक है, वो ऐसा मैसेज होना चाहिए जो क्लियर हो। क्या हो? एक तो अगर क्लियर नहीं है तो हम लोग हमें अपने फ्यूचर आउटलुक का अंदाजा ही नहीं हो सकेगा कि हम लोग क्या हासिल करना चाहते हैं आज से 5, 10, 20 सालों के बाद। तो क्लियर होना तो जरूरी है हर हालत में, चाहे मिशन स्टेटमेंट हो चाहे विजन स्टेटमेंट हो। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? पॉजिटिव। क्या? हाँ, पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान जो है पहले से ही डिप्रेस होकर बैठा हुआ है, नेगेटिव किस्म की स्टेटमेंट्स हम लोग दे रहे हैं। नहीं, पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छाई की तरफ हम लोगों को अच्छा गुमान रखना चाहिए, अपने आप से भी। अगर अपने आप से, अपनी टीम से हम अच्छा गुमान नहीं रखेंगे तो फिर बच्चों एट द एंड, ये मैनेजमेंट का मैं आपको एक बहुत बड़ा टिप देने लगा हूँ, गौर से सुनना, गौर से सुनना। मैनेजमेंट की एक बहुत मैं आपको बड़ी टिप देने लगा हूँ। इसको हम कहते हैं मैनेजिंग ह्यूमंस, और ये सबसे मुश्किल काम होता है। हमारे एक उस्ताद थे यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के, बहुत सीनियर बंदे थे। उन्होंने हमें एक दफ़ा एक लफ्ज़ दिया और उसको हम लोगों ने पल्ले बांध दिया। उन्होंने कहा इंसान वो करता है जिसकी उससे उम्मीद रखी जाती है। आप किसी शख्स को ये कहोगे ना कि यार ये तो है ही सुस्त, ये तो है ही सुस्त, ये तो है ही निकम्मा, ये तो है ही सुस्त, 2-4 दफ़ा कहोगे, कुछ लोगों के सामने कहोगे, वो जो बेचारे के अंदर अच्छाइयाँ थी ना, वो कहेगा यार लोग मुझे कहते ही सुस्त हैं। दफ़ा करो, कोशिश करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही कोई नहीं। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स लोग ये करेंगे। वो अच्छा भी होगा ना, वो कहेगा यार लोग मुझे कहते ही सुस्त हैं, फ़ायदा, मैं सुस्त ही ठीक हूँ, मैंने करनी नहीं मेहनत। और एक बंदा जो सुस्त है, सुस्त है, हम उसको हर वक्त उसकी तारीफें कर रहे होते हैं या हम उससे उम्मीद, अब ये फर्क है, जरा गौर से सुनना, दिस इज अ डिफरेंस। मैंने आपको क्या कहा है? लोग वो करते हैं जिसकी उनसे उम्मीद रखी जाती है। ये नहीं मैंने कहा कि हम जिसको कहते हैं कि वो ये करता है। देयर इज अ डिफरेंस, गौर से सुनना। एक है झूठी तारीफ करना, एक है उम्मीद रखना। उम्मीद सच्ची होती है, उम्मीद झूठ नहीं होता। आपके माँ बाप आपसे हमेशा इस चीज की उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छे इंसान हो। आप नहीं चाहोगे कि आप उनका ट्रस्ट तोड़ो, चाहे आपके दोस्त जानते हो कि आप एक नंबर के आहो, ठीक है ना, हाँ, लेकिन माँ बाप के सामने आप अपना इमेज नहीं खराब करना चाहोगे। आप कहोगे यार उनका दिल टूट जाएगा। तो आप जहां पे माँ बाप की बारी आएगी ना, आप हत्तुल इम्कान कोशिश करोगे कि मैंने अपने आप को ऐसा परफॉर्म करना है कि ये खुश रहे।
अल्लाह ताला हमें ये कहते हैं, अल्लाह ताला हमारे से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। अंदाज़ा लगाओ, अल्लाह ताला हमें ये सबक सिखाते हैं इस चीज़ का कि शैतान जैसे खबीस के साथ अल्लाह ताला ने इतना बड़ा चैलेंज लिया हुआ है कि शैतान ने कहा था कि तू जब इनको देखेगा तो इनको नाशुक्रा पाएगा। तो अल्लाह ताला ने तब भी कहा था कि जब भी मेरे पास लौट के आएगा मैं इसको माफ़ करूँगा। अल्लाह को उम्मीद है कि मेरा बंदा मेरी तरफ लौटेगा, ठीक है ना। तो अल्लाह ने इतनी बड़ी हमारे से उम्मीद रखी हुई है कि मेरा बंदा मुझे ज़रूर पहचानेगा, मेरी तरफ लौटेगा। तो हम लोग फिर उस हस्ती का दिल नहीं तोड़ना चाह रहे होते। तो उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कन्वे कर दो ना किसी को कि मैं इस शख्स से ये उम्मीद रखता हूँ, एक होता है मैं चाहता हूँ कि ये कर दे, दैट इज़ डिफरेंट। उम्मीद नहीं है मुझे इससे कि ये करेगा। मैं आके अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ तुम सब पास हो तो, लेकिन उम्मीद मुझे कोई नहीं है तुम लोगों से कि तुम लोग पास हो, तुम्हारे हालात नहीं है। दिस इज़ वेरी डिस्करेजिंग। ये बहुत डिस्करेजिंग होता है। मैं कहता है यार इनको हमारे से उम्मीद ही कोई नहीं है, ये क्या शख्स है। और एक होता है कि मैं कहता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग कर जाओगे, है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन तुम लोगों से मुझे अच्छी उम्मीद है। यहाँ पे फिर बंदा कोशिश करता है उसके लिए। तो ये सबसे बड़ा ट्रिक है। ये कहने को आसान लगता है लेकिन ये बहुत कारआमद है, बहुत कारआमद है। मैंने ऐसे मैं आपको खुद से बता रहा हूँ, मैंने ऐसे टीचर्स को देखा है अपने साथ। मैंने अपने साथ ऐसे टीचर्स को देखा है। हम लोग कभी फैकल्टी रूम में बैठे हो ना, वो किसी एक आध बच्चे से फुल तंग आए होते हैं, फुल तंग आए होते हैं, और वो बच्चा मेरे पेपर में बेहतरीन परफॉर्म कर रहा होता है, बिल्कुल सही। मैं उससे कभी भी नहीं तंग आया होता, और मैं बल्कि सुन के हैरान हो रहा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। और कहते हैं सर बस इसने हमारा दिमाग ख़राब किया हुआ इतने अरसे से, ये तो इससे जांच लो। क्योंकि ये उम्मीद का डिफरेंस है। मैं इस चीज़ को सोचता हूँ अगर मेरे भी उस्तादों ने मेरे साथ ये किया होता तो मैं कहाँ बैठा होता ना, मैं भी फारिग होता। सही है जी। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन उम्मीद एंड चाहत, और ये बहुत ज़रूरी है। और लिहाजा विजन स्टेटमेंट जो है ना, विजन स्टेटमेंट, ये इंसान की अपने आप से उम्मीद होती है। क्या होती है? इंसान का अपना इमेज होता है। अपनी नज़रों में इंसान गिर जाए तो कितनी अजीब बात होगी। तो ऑप्टिमिस्टिक रखो अपने विजन को। और बच्चों ऑप्टिमिस्टिक के साथ साथ रियलिस्टिक भी रखो। देखो इतने ऑप्टिमिस्टिक ना हो जाना कि रियलिस्टिक वाली हदूद ही इंसान पार कर जाए, उससे फिर ज़्यादा बड़े तरीके से जो है ना दिल टूटता है इंसान का। कि मैंने कहा जी मैं तो एक कर जाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, बिल्कुल नया, उसको भी क्रिकेट वगैरह सही तरीके से खेलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, और वो कहता है कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो बॉलिंग कराने लगा है, अगर वो कहता है कि मैं इसको एक ओवर के अंदर 6 छक्के मार लूँगा। दिस इज़ बीइंग अनरियलिस्टिक। 6 छक्के इंटरनेशनल प्लेयर्स ने शायद उसके खिलाफ ना कभी मारे हैं, ठीक है, जो बड़े प्रोफेशनल किस्म के क्रिकेटर। और इस बंदे ने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं है। ये नहीं कि इसकी हिस्ट्री रही है कि ये तकरीबन हर दफ़ा ही 6 छक्के मारता है। अगर ये रही है तो फिर भी चांस है कि शायद ये कर जाए, ठीक है, लेकिन इसकी तो हिस्ट्री नहीं रही हुई। तो देखो हिस्ट्री को देखो, अपने आप को देखो, अगले बंदे को देखो, हालात को, यानी कि देखो अगले बंदे को देखने का मतलब हालात को देखो। हर चीज़ को देखते हुए ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर रहो, लेकिन रियलिस्टिक हदूद के अंदर। वरना इंसान जो रियलिस्टिक नहीं रहता वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होता। क्या नहीं होता? हाँ, वो खुशफहमियों में होता है। जब खुशफहमियों में होता है तो फिर वो प्रिपेयर ही नहीं करता। और मैं तो 5 पेपर कर जाऊंगा, और मसला ही कुछ नहीं। 5 पेपर क्या चीज़ है? मैं एफएससी के अंदर, मैट्रिक के अंदर 8-8, 9-9 पेपर करता रहा हूँ, इसके 5 पेपर क्या चीज़ है भाई? दिस इज़ अ प्रोफेशनल स्टडी। इसमें टाइम लिमिट थोड़ी है, 2-2 साल नहीं मिलते तैयारी के, ठीक है ना, बहुत हद 6 महीने मिलते हैं, कभी कभार महीना मिलता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। फिर इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, कोर्स नया है, सारा कुछ नया है, ठीक है, एक एग्जाम प्रेशर है, माहौल नया है, सारा। उसके साथ रियलिस्टिक रहते हुए रखे बंदा, ऑप्टिमिस्टिक भी रहे लेकिन रियलिस्टिक रहे। चलिए जी अगली चीज़ कहते हैं टू अचीव। ये ट्रू था बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। विजन स्टेटमेंट को क्या होना चाहिए? क्लियर भी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ रियलिस्टिक भी होना चाहिए। टू अचीव एंड मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, ये अक्सर बच्चों ने गलत किया है। टू अचीव, ये मुझे हाथ खड़ा करके बताएं किसका ठीक हुआ है? ये 2 बच्चों का ठीक हुआ है, गुड। वो कहते हैं जी टू अचीव एंड मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कमाने के लिए और फिर उसको मेंटेन रखने के लिए। यहां पे आई असल कंफ्यूजन। कमाने के लिए भी और मेंटेन रखने के लिए भी, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल, इट्स जस्ट एन ऑप्शन। वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब क्या है कि भाई सोसाइटी के साथ आपकी जो जिम्मेदारियां आप उसको पूरे करो, फर्ज नहीं है आपके ऊपर, ठीक है ना, लेकिन आप, ये होता है सोशली रिस्पॉन्सिबल होना। फॉर एग्जाम्पल आज से
कोई 15 साल पहले की बात है शायद। आईसीआई का नाम सुना है आप लोगों ने? ये पेंट्स वाले हैं बेसिकली आईसीआई पेंट। इन लोगों ने एक, अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने अपना एक ऑब्जेक्टिव जो सामने, ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि उन लोगों ने अपने एक वो रखी चीज़ न्यूज़लेटर के अंदर अपनी सामने, उन्होंने कहा कि जी हम अपने फैक्ट्री के 10 किलोमीटर के रेडियस में, रेडियस समझते हो ना? हाँ, कि यानी कि 10 किलोमीटर यूं और यूं करके सर्कल बनाओ पूरा, 10 किलोमीटर का रेडियस, इसके अंदर हम लोग ग्रीन बेल्ट्स बनवाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, ग्रीन बेल्ट्स बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि यार हम लोग इस चीज़ का एहसास रखते हैं कि हमने लाहौर के अंदर बड़े साल बिजनेस किया। लाहौर पहले बहुत खूबसूरत जगह हुआ करती थी, लेकिन अब बड़ी ग्रीन जगह होती थी, बाग ही बाग, जहाँ जिस मर्जी, ये गुलबर्ग जैसा इतना बिजी इलाका, इसके अंदर सड़क से गुजरते थे दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त, दरख्त ही दरख्त, पूरी तरह भरे पड़े होते थे। अब वो एक गाड़ियों का समंदर चल रहा होता है, बुछाल चल रही होती है। पाकिस्तान के, आप लाहौर की असल आबादी अब नहीं है इधर, 90% आबादी लाहौर से बाहर की है, ठीक है ना? अब जाहिर बात है उनको अकोमोडेट करने के लिए इंसान को बिल्डिंग चाहिए और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें चाहिए। अब दरख्त बेचारों की जगह नहीं रही, लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। उन्होंने कहा कि देखो हम लोगों ने यहाँ पे बड़े साल बिजनेस किया है, लाहौर के अच्छे दौर से देख के पोल्यूटेड दौर तक हम लोगों ने देखा है। लाहौर इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर है, दुनिया का, एशिया का या पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर है। कसूरवार कौन है? हम लोग हैं। किसी और ने तो नहीं ना गंद मचाया इधर, हम लोगों ने मचाया। हम ही गंदे हैं बेसिकली, ठीक है ना? हम ही गंदे हैं, हम हुकूमत को नहीं इसमें कह सकते, हम गंदे हैं। गंद डालती हुकूमत नहीं है, हाँ उठाती शायद वो ना हो, डालते गंद हम हैं, हम गंदे हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि हम अपने शहर को वापस कुछ दें। तो चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे पोल्यूशन के अंदर हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, शोर शराबे में भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, रश में भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारे ढेर सारे एम्प्लॉयज़ आते जाते हैं, हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। मैंने कहा जी हम चाहेंगे कि हम 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर क्या करें? ग्रीन बेल्ट्स बनवाएं। अच्छा, ये किसी ने कहा इनको करने के लिए? किसी ने नहीं कहा, किसी ने इनको कोई फाइन नहीं डाला, किसी ने इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं दर्ज की, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इनका एक इंप्रेशन था मार्केट के अंदर और उन्होंने उस इंप्रेशन को मेंटेन किया, अपने आप को इस तरह सोशली रिस्पॉन्सिबल दिखा के। कहा कि यार हमें अपने इलाके का भी ख्याल है, इलाके ने हमें बिजनेस दिया है, हमें भी अपने इलाके का ख्याल है। उसकी वजह से अक्सर जो सोसाइटी के लोग थे, अक्सर जो गवर्नमेंट भी थी, वो भी इन पे मेहरबान हुई। उन्होंने भी कहा कि यार अच्छी कंपनी है, कोई मसला नहीं। सोसाइटी वालों ने भी इनके ऊपर खिलाफ कोई, जिनको अगर कोई थोड़ा बहुत गुस्सा चढ़ा होता कि यार इनको, उन्होंने जो उनके गुस्से ठंडे हो गए, नहीं, वक्त के साथ साथ उन्होंने कहा कि यार इनकी वजह से ट्रैफिक है, शोर शराबा है, ये वो है, उनके भी उन्होंने कहा कि नहीं यार अच्छा काम करने लगे हैं। इतनी ये कोई सस्ता काम तो नहीं ना था, 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ग्रीन बेल्ट्स बनवाना बड़ा ठीक ठाक खर्चे का काम। तो उसकी वजह से लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदते रहे, किसी ने इनके खिलाफ कोई तहरीक नहीं निकाली, कोई बैन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ऐसा, समझ गए? तो बच्चों सोशली रिस्पॉन्सिबल होना और एथिकल होना, क्या होना, ये कमाने और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अनएथिकल तरीके से हम कमा लें अनएथिकल तरीके से, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। ये कमाई आती रहे, ये मुश्किल है। एक दफा धोखा दे देंगे हम किसी को, एथिकल नहीं है हम लोग, हम अनएथिकल तरीके से झूठ बोल के, धोखा दे के हम लोग कमाना चाह रहे हैं। तो यार धोखा कितनी दफा खाएगा अगला? एक दफा, दूसरी दफा। कोई इंतहा का ही कोई आला दर्जे का बेवकूफ़ तरीन इंसान होगा जो हमारे से बार बार धोखा खाए, तो इस तरह के आला दर्जे का जो बेवकूफ़ तरीन इंसान होगा ना, उसके पास माल भी ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा, और जब माल नहीं रहेगा तो हमारा कस्टमर भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो ऐसे शख्स से हम लोग मज़ीद प्रॉफिट कमा भी नहीं पाएंगे। तो एथिकल तरीके से जो बंदा कमाता है वो ज़्यादा अरसे तक कमाता है, याद रखो इस चीज़ को, ठीक है जी। चलें अगली बात। जी बेटा। सर आपने जब ये पढ़ाया था तो आपने लॉयर की एग्जांपल दी थी, क्या दी थी? लॉयर की एग्जांपल दी थी आपने। हाँ, लॉयर की एग्जाम्पल दी थी। सर आपने कहा था कि वो अनएथिकल वे से भी कर सकता है, उसको पता है कि अगला जो बंदा है हाँ वो क्रिमिनल है, फिर वो उसका केस लड़ता है, हाँ। अनएथिकल वे में उसका गोल भी गलत होता है। सर वो अब और से सुनना, लॉयर जो है ना, यहाँ पे ज़रा केस थोड़ा सा होता है डिफरेंट। उसकी एक जिम्मेदारी है अपने क्लाइंट के साथ, क्या है? जिम्मेदारी। गौर से सुनना, हम अभी ज़रा इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में लेके जाते हैं। अभी क्रिमिनल है या नहीं है इस वाले एंगल में नहीं लेते। एक लॉयर है, लॉयर की एक एथिकल जिम्मेदारी है, इसको हम कहते हैं क्लाइंट, और ये लीगल भी जिम्मेदारी है उसकी, लीगल भी जिम्मेदारी है बाय द वे, और एथिकल जिम्मेदारी भी है। इसको हम कहते हैं लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज, क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज भी कहते हैं। आप उसकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, इट्स अ प्रिविलेज। उसने अगर कोई जुर्म किया भी हुआ है और वो आपको बताता है कि जी मैंने जुर्म किया है, आपने मेरा केस लड़ना है, आप उसका केस छोड़ सकते हो, आप उसका केस छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि मैंने इसका केस लड़ना है, तो फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन किसी को बता नहीं सकते, और ना भी लड़ना हो आपने उसका केस, तब भी आप उसकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बता सकते,
क्योंकि उसने आपको एक ट्रस्ट की पोजीशन के अंदर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, ये उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। अगर वो हरीफ को, जो मुकाबले के लोग हैं, उनको पैसे के एवज इसकी इंफॉर्मेशन बेच देता है, कहता है यार कोई 5-6 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में डालो, एक नई गाड़ी खड़ी करो, और बड़ा कुछ होता है, आपकी सोच है, ठीक है ना, हेलो यार ये इंफॉर्मेशन। तो एक क्लाइंट इस तरह उससे आप जिबा कर लोगे, हलाल कर लोगे, 2 क्लाइंट कर लोगे, 3, उसके बाद जो है ना लोग समझेंगे मार्केट के अंदर बदनाम हो जाएगा बंदा, कि यार इसके पास जो भी जाता है ना वो हार जाता है। आप उसको हरा के कमा रहे हो ना, जीत के नहीं कमा रहे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग उसके साथ रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे, एथिकल नहीं हो रहे। यहां पे हम कहते हैं जी उसने तो जुर्म किया है, इसको मैं सजा दिलवा, ठीक है सजा दिलवाओ यार, लेकिन फिर आप ये डिफेंस लॉयर ना बनो, आप उसके वो बनो, प्रोसिक्यूटर बनो। आप डिफेंस लॉयर क्यों बने थे इतने, अगर आपको था इस चीज़ का ख्याल, आप प्रोसिक्यूटर बनते, आप डिफेंस लॉयर ना बनते। लेकिन अपना डिफेंस लॉयर होते हुए हमारी एथिकल जिम्मेदारी है कि हमने अपने क्लाइंट के सीक्रेट्स किसी और को नहीं बताने। लॉयर को सिर्फ उस जुर्म के बारे में बताना अलाउड होता है जो जुर्म अभी हुआ नहीं है। जो जुर्म वो कहता है मैं करूंगा, मैं फलाने बंदे का कत्ल करने लगा हूं कल, अगर वो ये कहता है ना और उसमें किसी का नुकसान है, इस तरह का जुर्म है जिसमें किसी का नुकसान वो हो सकता है, फिर इसको जुर्म रखवाने के लिए जो है ना अथॉरिटीज को बताना की इजाजत है। जो वो कर चुका है उसको कतई बताने की इजाजत नहीं है, उसमें तो उसने इसको डिफेंड करना है, ठीक है जी। दैट इज द डिफरेंस। चलो जी, अगला सवाल है, टू अचीव एंड मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी इट इज नॉट नेसेसरीली, अच्छा ये तो हो गया, ये हो गया, आखिरी 2 सवाल हैं। बीइंग एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल विल गारंटी सक्सेस इन बिजनेस, फॉल्स। बड़े बड़े नेक और परहेजगार लोग हैं जिन बेचारों का बिजनेस नहीं चलता, ठीक है। तो अपने आप को बिजनेस में सक्सेसफुल करने के लिए, देखो अब ये 2 फर्क चीजें हैं, मैंने इसलिए क्वेश्चन साथ साथ रखे हैं, ये 2 फर्क चीजें हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल होना और एथिकल होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इन 2 से, ये कहते हैं बीइंग एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल विल गारंटी सक्सेस इन बिजनेस, नहीं, सिर्फ इन 2 से कोई गारंटी नहीं मिलती कि आपका बिजनेस कामयाब होगा ही होगा। इसके साथ साथ आपको क्वालिटी देनी पड़ती है, ठीक है ना, आपको अकल लड़ानी पड़ती है, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, हां उनके साथ आपको ये 2 चीजें करनी पड़ती हैं। लिहाजा ये 2 इन आइसोलेशन इस चीज की गारंटी नहीं दे सकते। हां इनका ना होना, ये अब जरा गौर से सुन लो, इनका होना इस चीज की गारंटी नहीं है कि आप लोग प्रॉफिट लॉस में कमाओगे, लेकिन इनका ना होना इस चीज को पक्की ठक्की बात है कि कुछ अरसे के अंदर द कंपनी विल गो डाउन, कुछ अरसे के अंदर इसके पोल खुल जाएंगे एंड द कंपनी विल गो डाउन। जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है, जितनी मर्जी बड़ी कंपनी है, और ऐसी ऐसी कमाल के जायंट्स इस दुनिया में आए हैं बिजनेस के, जिसके बारे में जिनके सेल्स रेवेन्यू, जिनके कॉस्ट वगैरह हमारे मुल्क के बजट से कई गुना ज्यादा होते थे, पूरे मुल्क के बजट से, पाकिस्तान के बजट से। और पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, तो गरीब है लेकिन छोटा नहीं है भाई, हमारे खर्चे बहुत हैं, हमारे मुल्क के बजट से कई कई गुना ज्यादा उनके होते थे, वो भी डूबी हैं कंपनीज, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एथिकल नहीं थी, सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। तो चलो, इसमें मेंटेन का लफ्ज ना आए तो फिर तो अर्न क्या मतलब? नहीं, अर्न करने के लिए भी जरूरी है, अर्न करने के लिए भी कुछ हद तक जरूरी है। देखो अर्न भी आपने बार बार करना होता है ना, बार बार अर्न करने को हम मेंटेन कहते हैं, ठीक है ना। बार बार सेम चीज को करना वो होती है मेंटेनेंस, समझ रहे हो। गाड़ी जो है वो सेम सतह के ऊपर चलती रहे, उसके लिए आपको इसको मेंटेन करना पड़ता है, सेम सतह पे चलती रहे, हर दफा उसको चलना है। बहरहाल अगली बात, इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस गोल्स ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज शुड बी डिसाइडेड विद द एम ऑफ फुलफिलिंग द एंटिटीज पर्पस। वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक जो आपका प्लानिंग प्रोसेस होता है, ये यहां पे हम लोगों ने लॉन्ग टर्म देखना होता है ना, लॉन्ग टर्म देखना है। कहते हैं गोल्स ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज शुड बी डिसाइडेड विद द एम ऑफ फुलफिलिंग द एंटिटीज पर्पस। ये एक अलग तरीका है कहने का कि आपके सारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वो क्या होने चाहिए, इन लाइन होने चाहिए विद योर मिशन स्टेटमेंट। पर्पस क्या होता है कंपनी का? मिशन स्टेटमेंट ना, हाँ, तो वो कहते हैं उसके साथ इन लाइन होने चाहिए, ये ट्रू है। चलो जी, ये बड़ा अच्छा बच्चा निकला जी बेटे। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, हाँ फिर ठीक होना था, फिर ठीक होना था। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ कंपनी सक्सेस, ये फिर भाई ट्रू होना था। लेकिन गारंटी के अकेले से नहीं कर सकते,
इनके साथ और कई चीज़ों का शामिल होना ज़रूरी है। ठीक है जी।